पार्क के किनारे बेंच पर बैठी उस महिला पर बार बार मेरी नज़र पड़ रही थी। कई बार मन में यह विचार आया कि कहीं आंखें पहचानने में धोखा तो नहीं खा रही है, पर उस महिला की थोड़ी पर बना वह तिल 34 साल के बाद भी मेरे जहन में ज्यों का त्यों बसा हुआ था। इसी तिल को लेकर तो हम उसे बैजंती माला कहते थे। अतुल और निशा दोनों झूला झूलने में मग्न थे। मैंने एक बार फिर उन्हें झूलते हुए देखा और पांव उठाती हुई बेंच के करीब आ गई। वह महिला शांत भाव से गाल पर हाथ रखे दूर खेल रहे एक बच्चे को निहार रही थी। जरूर यह बच्चा उसके किसी रिश्तेदार का होगा, लेकिन यहाँ सवाल बच्चे से उसकी रिश्तेदारी का नहीं था, बल्कि यह जानने का था कि महिला शालिनी ही है या कोई और। पूछने में हर्जी क्या है? अरे ज़्यादा से ज़्यादा वह शालिनी नहीं है यही तो कह देगी, माफ़ी मांग लूँगी मैं उससे। मेरे करीब पहुंचने पर उस महिला ने मुझे ऊपर से नीचे तक देखा। आंखों में एक पहचान लहराई उसके, और मेरी आंखों में विश्वास की लहर। उसकी आंखों में चमक, और वह हल्के से चीखी, नीलू दीदी। शालिनी मेरी बाहों से लिपट कर रो पड़ी। नीलू दीदी, मुझे अब भी विश्वास नहीं हो रहा है कि आप मुझे यूं मिल जाएंगे। ईश्वर गलत नहीं कहते हैं कि आदमी अपनों से दूर होता है फिर मिलने के लिए। बैठिए ना दीदी। वह बेंच पर एक तरफ खिसकते हुए बोली, यह बच्ची कौन है जिसे तुम बार बार देख रही थी? मैंने पूछ ही लिया। पोती है मेरी। पोती? पर तुम्हारी उम्र? मेरी आवाज़ में थम सी गई। दीदी, आप शायद पिछला सब कुछ भूल गई हैं। जब मेरी शादी हुई थी उस समय मेरी उम्र कुल 13 साल की थी। ठीक कहती है शालिनी, यह बच्चे तो इसकी बड़ी बहन के बेटे के होंगे। सब कुछ साफ साफ मेरी आंखों के सामने से गुजर गया। शालिनी का चेहरा जरा भी बदला नहीं था, वैसा ही भरा हुआ बदन, बड़ी बड़ी आंखें, धोड़ी पर तिल और लंबे लहराते बाल जो आज भी सुंदरता लिए हुए जूड़े के शक्ल में कंधे पर ढुलके हुए थे। यहाँ कहाँ रहती हैं आप दीदी? वह सामने वाली बिल्डिंग देख रही हो, उसके तीसरे फ्लोर पर। एक बेटा और बहू मॉरिशस में हैं। छोटी यहीं है। बेटी बीएससी फर्स्ट ईयर में है। तुम्हारे जीजा जी यहीं पोस्टेड हैं, टेलीफोन विभाग में। बस यही मेरा परिवार है और यही मेरी जिंदगी भी। पर जो है वह आपकी तो अपनी है ना? मैं उसकी बातों पर कांप उठी। हाँ दीदी, 30 वर्ष तक जिसके लिए तन और मन दोनों का होम किया वह कभी अपने ना हुए, तो उनके बच्चों से क्या शिकायत? शालिनी की आंखें फिर डबडबा आई, जिन्हें स्नेह से अपनी हथेली से मैंने पोंछ दिया। तभी शालिनी की पोती श्रेया दौड़ती हुई आ गई। दादी घर चले, मैम के आने का समय हो गया है। चलते हैं बेटे, पहले इन्हें प्रणाम करो, यह भी तुम्हारी दादी हैं। मैंने श्रेया को प्यार किया। फिर शालिनी ने ही पूछा, आपके घर का नंबर क्या है दीदी? 323। तू आएगी? हाँ दीदी, कल ही आऊँगी दोपहर में। आपको कहीं जाना तो नहीं है? तू आएगी तो कहीं जाना भी होगा तो नहीं जाऊंगी। मैं कल तेरा इंतजार करूंगी। आंखें पोंछते हुए शालिनी उठ गई तो मैं भी दोनों बच्चों को लेकर घर आ गई। 2 बेटे और एक बेटी के साथ पति के साथ मुंबई में आए हमें 11 साल हो गए थे। देहरादून से यहाँ ट्रांसफ़र हुआ था नीलेश का। बेटा तब पढ़ रहा था। बेंगलोर से ही उसका अपॉइंटमेंट मॉरिशस में हो गया था। 7 साल पहले ही उसका ब्याह हो गया था और 5 साल पहले छोटे बेटी का भी ब्याह हो गया था। बेटी अभी 17 साल की थी और बीएससी फर्स्ट ईयर में थी। उसके लिए एक बड़े कपड़े के व्यापारी के इकलौते बेटे का रिश्ता आया था। नीलेश तो नहीं चाहते थे, पर मैं चाहती थी कि यह रिश्ता हो जाए। पता नहीं ऐसा घर और बर मिलेगा या नहीं। नीलेश टेरेस पर लगाए फूलों को पानी देते हुए मिले। मुझे देखते ही बोले, कल मौका निकालकर इन पौधों पर दवा का छिड़काव कर देना, गुलमोहर के पत्तों पर कीड़े लग रहे हैं। मैं शांत रही, किसी से भी बात करने का दिल नहीं कर रहा था। खाना बनवाने में भी बहू की मदद करने उस दिन मैं रसोई नहीं गई। बार बार शालिनी का उदास चेहरा मेरे आंखों के सामने तैर जाता। सच कहते हैं, अपने मायके का तो कुत्ता भी प्यारा होता है। रात को नीलेश के सोने के बाद मैं टेरेस पर आकर बैठ गई। पार्क का वह कोना घर से साफ दिखता था। मुझे लगा अभी भी शालिनी वहाँ बैठी रो रही है। आजमगढ़ की सौंधी मिट्टी में शालिनी का घर मेरे घर के पास ही था। उसकी बड़ी बहन शीला मेरी सहेली थी, इसी कारण शालिनी मुझे भी दीदी ही बुलाती थी। काल का प्रलयकारी चक्र ही तो था। वह 2 बेटों के बाद तीसरे बेटे के जन्म के समय शीला चल बसी। घर में एक तरफ मातम था तो दूसरी तरफ वो नन्हे बच्चों के साथ एक नवजात शिशु की देखभाल का सवाल भी।
ममता का हाथ बच्चे पर कौन रखे, यह विचार सभी के दिमाग में कौंध रहा था। फिर शुरू हुई नई माँ की खोज। बच्चे इस बीच नानी के घर पर थे। शीला के पति बैंक के बड़े अधिकारी थे। 2 कारें थी। जब भी शीला मायके आती तो भाई बहनों के लिए ढेर सारा उपहार लाती। शालिनी तो निहाल हो जाती। गरीब घराने की बेटी इन उपहारों से निहाल न होती तो क्या होती। शीला की मौत के बाद 13 साल की शालिनी जीजा से ब्याह दी गई है। यह समाचार मुझे मेरी ससुराल में ही मिला था। मन में दुख भी हुआ था। वाह रे माता पिता, एक बच्ची के कली को फूल बनने से पहले ही मसल दिया गया। फिर अपनी घर गृहस्थी और नीलेश के प्यार में शालिनी की तरफ से ध्यान हट गया। मायके जब भी जाना होता माँ से शालिनी के बारे में पूछती जरूर, पर शीला की मौत के बाद वहाँ जाना नहीं हो पाया। फिर मम्मी पापा भी नहीं रहे। धीरे धीरे जाना भी कम होता गया। अब तो भतीजे भतीजी की शादी में ही मायके जाना हो पाता था। आज इतने सालों बाद शालिनी को देखकर पिछला सब कुछ याद आ गया। दूसरे दिन शालिनी का इंतजार नहीं करना पड़ा। ठीक 2 बजे वह घर आ गई। घर पर सिर्फ मैं ही थी। सभी अपने अपने काम पर थे। आज शालिनी खाना साथ ही खाते हैं। जरूर दीदी, मैंने कहा तो नहीं था, पर मुझे लग रहा था कि आप खाने पर मेरा इंतजार करेंगी। खाने के दौरान हम दोनों इधर उधर की बातें करते रहे। खाने के बाद कॉफ़ी पीते हुए मैंने पूछ ही लिया, शालिनी तू खुश तो है ना? दीदी, आजीवन कारावास के कैदी की खुशी क्या और गम क्या। शालिनी के हाथों को प्यार से सहलाते हुए मैंने पूछ ही लिया, यह शादी तूने की ही क्यों? मेरी उम्र ही क्या थी नीलू दीदी, यही कोई 13-14 साल के बीच। उस समय जीजा जी का सब कुछ मुझे अच्छा लगता था। दीदी के भाग्य से मिलन भी होता था। जीजा जी जब मुझे छेड़ने के लिए बाहों में भर लेते तो मैं रोमांचित हो उठती। क्या सही है क्या गलत सोचने समझने की मेरी उम्र ही कहाँ थी। दीदी के बच्चों के साथ उनकी सूनी पड़ी गृहस्थी में अपने ममता से भर दूंगी, यही सोचा था मैंने। लेकिन सोच के सामने हकीकत इतना कठोर होगा यह किसी ने मुझे बताया ही नहीं। दीदी के दोनों छोटे बच्चों के साथ 3 महीने का नन्हा शिशु भी मेरी गोद में डाल दिया गया। देर से सोकर उठने के बाद आराम से नहाने धोने वाली मैं अल्हड़ पाल नियम कानून से बांध दी गई। सूरज खराटे भरते और मैं रात भर नन्हे बच्चे को कंधे पर लिए सुलाने की कोशिश करती। कभी कभी बच्चों की चीख पुकार से चिढ़कर वह दूसरे कमरे में सोने चले जाते। मेरी जिंदगी घर, रसोई और बच्चों की परवरिश तक ही रह गई। रुपए और गहनों से लदी अलमारी धरी की धरी रह गई। क्या करती मैं उनका? और तुम्हारे अपने बच्चे? मैंने डरते डरते पूछा, कहीं मेरे शब्द का शालिनी बुरा न मान जाए। शालिनी हल्के से हंसी। दीदी, ठीक पूछा आपने। पहले तो मुझे कुछ समझ ही नहीं थी। 2 साल बाद जब मुझे कुछ समझ आया तब पता चला कि सूरज अपना ऑपरेशन करवा चुके हैं। मुझसे विवाह के पहले ही ऑपरेशन करवा चुके थे। ओह माँ, यह क्या अनर्थ हो गया तेरे साथ? पत्नी के सबसे बड़े अधिकार से सूरज ने इसे वंचित कर दिया। तो सूरज तेरे साथ रहते तो है ना? अब इस उम्र में कहाँ जाएंगे? 2 साल पहले उन्हें दाहिनी तरफ लकवा हो गया है। चलने फिरने में भी दिक्कत होती है उन्हें। दोनों बेटों ने शादी अपनी मर्जी से ही की है। तीसरा बेटा कनाडा में है। बच्चे माँ बोलते हैं मुझे, पर माँ का दर्जा कभी नहीं दिया। शुरू से उन्हें बाहर वालों ने और रिश्तेदारों ने यही समझाया कि मैं उनकी सगी माँ नहीं हूँ। अब तो सब कुछ सहने की आदत बन चुकी है। पोते पोतियों के बीच अपना दुख भूल जाती हूँ। जो सुख मोल से नहीं मिला, ब्याज से मिल रहा है। यह क्या कम है? शालिनी की आवाज़ की पीड़ा को मैं महसूस कर सकती थी। तो तेरी पढ़ाई? नीलू दीदी, आपको तो पता ही है, हाई स्कूल में थी जब मेरी शादी हुई। काश कुछ पढ़ी ही होती तो कम से कम अपने पैरों पर तो खड़ी होकर कुछ बन सकी होती। शालिनी का अंतिम वाक्य मेरे दिल में सीधे तीर बनकर उतर गया। तभी दरवाजे की घंटी बजी और मेरी बेटी नेहा ने अंदर प्रवेश किया। उसके हाथ में जीत का एक शील्ड था। शालिनी को देखकर वह ठिठकी, फिर उन्हें प्रणाम किया। यह तेरी मौसी है बेटा? शालिनी मौसी यहीं रहती हैं। अब हम हमेशा मिला करेंगे। गुड, यह तो बहुत अच्छी बात है माँ। फिर शील्ड मेरे हाथ में पकड़ाते हुए बोली, यह देखिए माँ, विश्वविद्यालय स्तर पर जो वाद विवाद प्रतियोगिता हुई थी उसमें मैं प्रथम आई हूँ। बेटी के चेहरे की खुशी, आंखों में चमकती खुशी और शालिनी का दुखद अतीत ने मुझे यह निर्णय लेने पर तत्काल विवश कर दिया
कि नेहा पहले पढ़ेगी, अपने पैरों पर खड़ी होगी, फिर ब्याह ही जाएगी, चाहे कितना भी बड़ा घराना इस समय उसे ब्याह करने के लिए तैयार क्यों ना हो। आप ही बताइए, मेरा यह निर्णय सही है ना?